पेज नंबर 27। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप। सिंधु घाटी सभ्यता की कला 3500 ईस्वी से 2500 ईसा पूर्व। भारतवर्ष पेज नंबर से 4000 वर्ष पहले से लेकर के 3000 वर्ष भारतीय ईस्वी पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता सिंधु घाटी सन 1924 में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानवाकृतियाँ जैसे मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशु पक्षी मतलब कुकुदयुक्त बैल, 12 सिंघा तथा मछली के परिष्कृत रूप तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग है, जो आदिम शैली जैसा है। इसके अतिरिक्त मोती, मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुल्ली में ही लोथल, झोंखर तथा झांगर, चंदूदड़ो, अमरी नुंदरानाल, झोब नामक स्थानों पर उत्खनन के बाद प्राप्त हुई है। यूँ तो प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद श्री कनिंघम ने सन 1878 में हड़प्पा टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई सन 1921 में 1921 में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी और एक साल बाद 1922 में स्वर्गीय R.D. बैनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ और लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा ब्रैकेट में हरियूपिया की खुदाई में एक विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसी प्रकार 1954 में R.S. राव की अध्यक्षता में कराए गए पुरातत्व विभागीय उत्खनन कार्य में इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल नामक स्थान एवं चंदूदड़ो में भी प्राप्त हुए। राजस्थान में पीलीबंगा तथा कालीबंगा की खुदाई में भी इसी प्रकार के प्राचीन सभ्यता के प्रमाण स्वरूप अनेक पात्र मिले। क्योंकि इस सभ्यता का विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों की खुदाई में प्राप्त हुआ, इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। कुछ सभ्यताओं का नामकरण उन स्थानों के नाम पर दिया है जहां सभ्यताओं के चिन्ह पाए गए हैं। इन स्थानों पर खुदाई के दौरान रोचक सामग्री प्राप्त हुई, जिनके आधार पर इस काल के चित्र के विषय में अनुमान लगाया गया। कुछ स्थान जैसे कुएटा सभ्यता नंबर 1 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। दूसरा अमरी नुंदरानाल सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। तीसरा झोब सभ्यता 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। चौथा कुल्ली में ही सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। 5 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता 2700 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक। छठा झोंकर और झांगर सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व। ये स्थान है। आइए डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं पेज नंबर 28 पर। कुएटा सभ्यता की कला 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। सर आयूरेलस्टीन को कुएटा क्षेत्र में वजीरिस्तान तथा उत्तरी बलूचिस्तान की खुदाई में कुछ पकाई मिट्टी के सिर प्राप्त हुए। सन 1950-51 ईस्वी के मध्य अमेरिकी पुरातत्व विभाग के तथा पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के एक दल को प्राचीन सभ्यता से संबंधित पर्याप्त कला सामग्री प्राप्ति हुई। कुएटा
क्षेत्र के 19 स्थलों पर खुदाई की गई, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता के अनेक चिन्ह प्राप्त हुए। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के ये सबसे पहले चिन्ह हैं। किला गुल मोहम्मद में क्वेटा सिबी के 400 गज पश्चिमी में सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती ग्रामीण सभ्यता के सबसे पहले चिन्ह प्राप्त हुए हैं। किवेग की खुदाई में कन्नीनुमा आकार के छोटे छोटे यंत्र, सेतखली के प्यारे व खुरचने के औजार मिले हैं। दमास्तदात में बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियाँ, साथ ही निचले तल में कच्ची ईंटों से बने कमरे के अवशेष मिले हैं। दमास्तदात में यहीं पर ऊपर के तल में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके सिरों पर कानों तक बंधे चौड़े टायरा यानी श्रृंगार पट्टी जैसे आभूषण व माथे के ऊपर शंकु आकार के निकले हुए अलंकरण बनाए गए हैं। दूसरा, अमरी नुंद्रानाल सभ्यता की कला 3000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। अमरी, पिंडी, लोहरी, गाजी शाह, वही, शाह हसन जगहों की खुदाई में अनेक आभूषणों के खंड आदि प्राप्त हुए हैं। तीसरा, झोब सभ्यता की कला। झोब 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। झोब बलूचिस्तान के उत्तर में झोब नदी की घाटी में अनेक पकाई मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई बलूचिस्तान के उत्तर में, जिनमें प्रमुख रूप से कुबड़दार सांडों की मूर्तियां हैं जो संख्या में कम हैं और कुल्ली में प्राप्त सांडों की मूर्तियों के समान हैं। कुल्ली से प्राप्त सांडों की मूर्तियों में मांसलता ज़्यादा दिखाई देती है, जो मांसलता होती है वो अधिक दिखाई देती है। पीरियानो घुंडाई, इसके एक मूर्ति खंड में घोड़े का अग्रभाग प्राप्त हुआ है। यहीं पर एक सिर रहित सांड की मूर्ति भी मिली है, जिसके पैर बहुत छोटे हैं और शारीरिक बनावट स्वस्थ है। यह अग्रभाग से पूंछ तक 8 इंच लंबी है। झोब घाटी से प्राप्त अन्य मृण्य मूर्तियां पकाई मिट्टी मूर्तियां भग्नावस्था में और उनका गठन भद्दा है। हाथ रहित इस मूर्तियों को कमर के नीचे तक ही बनाया गया है। इनका निचला भाग सपाट रूप से कटा हुआ है। सिर काले रंगे गए हैं तथा सिर पर सादा ढंग का टायरा यानी श्रृंगार पट्टी बनाया गया है। पीरियानो घुंडाई, कायुदानी तथा युगल घुंडाई उपरोक्त प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जिसके माथे चिकने हैं, नाक उल्लू की चोंच जैसी है, आँख की पुतलियों के स्थान पर गहरे छेद हैं, छाती की बनावट गोल है और स्तनों का अग्रभाग यथार्थ ढंग से निर्मित है। सिर पर पहना हुआ कपड़ा अत्यधिक भारी दिखाई देता है। चौथा, कुल्ली में ही सभ्यता की कला 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। कुल्ली में ही, याद रखिएगा। झोब के समकालीन मकरान के तट क्षेत्र में सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कुल्ली क्षेत्र में शाही टील, मेही बांध आदि स्थानों में बड़ी संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अनेक मूर्तियों का एक ही स्थान एवं परिसर में प्राप्त होना इस बात का संकेत देता है कि ये चढ़ावे के लिए किसी पवित्र स्थान या मंदिर में लाई गई होंगी। ये मूर्तियां 2 से 4 इंच तक लंबी हैं, जिनके पैर लंबे तथा शरीर का कोबड़ मुख्य है। शरीर का गठन तो स्वस्थ सा लगता है। कुल्ली में कुबड़दार सांडों की आकृतियां आकर्षक नहीं हैं, क्योंकि सांडों के शरीर, नेत्र, सींग का निचला भाग तथा गर्दन को रंगीन धारियों से सजाया गया है। ये सांड प्राचीन काल में पूजा के काम में आते थे। मेही बांध से प्राप्त सांड की प्रतिमा के चारों पैरों में तथा कुबड़ में छेद बने हुए मिलते हैं। इन छेदों में पकाई मिट्टी के बने पहिए किसी तीली के सहारे लगाए जाते थे। कुबड़ में डोरी बांधकर इस सांड को खींचा जाता था।
कुल्ली में ही प्राप्त स्त्रियों की मूर्तियों में पशु आकृतियों की तरह रंग के चिन्ह दिखाई नहीं देते। मूर्तियों के शरीर कमर तक ही हैं। नेत्र, बाल, नाभि, छाती इत्यादि को अलग अलग छोटी छोटी गोलियों या बत्तियों से बनाया गया है। इसी प्रकार आभूषण तथा सिर की पोशाक भी बनाई गई है। मूर्तियों के चेहरे खुरदरे और संकरे माथे के तथा नाक को नुकीला दर्शाया गया है। नेत्रों के स्थान पर छोटी छोटी गोलियां अंदर फंसाकर बिठा दी गई हैं। छाती गोलियों द्वारा आभूषणों से ढकी हुई तथा हाथ घुमावदार बनाए गए हैं। बालों की सज्जा ऊपर बंधे जूड़े के रूप में की गई है या फिर कहीं कहीं कंधे पर भारी बाल लटकते दर्शाए गए। गर्दन में अंडाकार या गोल लटकनदार हार है जो कहीं कहीं मणिकाओं के चौड़े गुलूबंद बनाए गए हैं। यहीं से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री दो बच्चों को भुजाओं में पकड़े दर्शाई गई है। पांचवा है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता की कला 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, 2700 से 1700 ईस्वी पूर्व याद रखें। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल सभ्यता की कला। हड़प्पा की खुदाई में 3 सहस्त्र प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, मृण्मय मूर्तियाँ तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने असंख्य अलंकरणों से लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने तथा मोहरें भी प्राप्त हुई हैं जिन पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियाँ व लिपि चिन्ह अंकित हैं। लोथल सभ्यता यह मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ही आता है। पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील 600 माइल दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में सूरत के समीप लोथल नामक स्थान में सन 1935 ईस्वी में 1935 में उत्खनन के बाद प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए। यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो जैसी मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिल्लौरी, पत्थर की छुरी, मनके, तांबे की बनी सामग्री प्राप्त हुई। यहाँ पर तांबे का बना हुआ एक हंस भी प्राप्त हुआ। कहाँ? लोथल सभ्यता। आखेटीय जीवन को काले व गेरू रंग से उतारा है। यहाँ उसने आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने की अविश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है। संभवतः 2-3 रेखाओं में मानवाकृतियों का निर्माण किया गया है। कभी कभी चौखुटे धड़ से मनुष्य आकृति बनाई गई है जिसमें कभी तिरछी और कभी पड़ी रेखाएं भर दी गई। चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है, इस कारण इसको रेखा चित्र मानना संगत है। और रूप की सृष्टि के लिए मोटाई व छाया हेतु लहरदार रेखाओं या यत्र तत्र प्रयोग किया गया है। छठा है झूंकर या झांगर सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व। झूंकर सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में नवाबशाह जिले के अंतर्गत सिंधु में चनूदड़ो में प्राप्त हुए हैं। झूंकर और झांगर सभ्यता सन 1932 में श्री एन जी मजूमदार ने मिट्टी के अनेक मूर्तियों का परिचय पुरातत्ववेत्ताओं को कराया। बाद में इसी जगह दूसरी जाति के लोग आए जो भूरे रंग की मिट्टी को बर्तन बनाते थे और इन्हें झांगर सभ्यता के नाम से पुकारा गया। तो झांगर में मिट्टी की पकाई हुई अनेक मूर्तियां मिली, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु नदी के विस्तीर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग एक निजी सभ्यता का विकास कर चुके थे। मौर्यकालीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा प्रायः 300 ईस्वी पूर्व। मौर्यकालीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा प्रायः 300 ईस्वी पूर्व। आइए परिचय।
जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत, जिसे 10वीं शताब्दी में डंडोर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। जोगीमारा की गुफा, यहाँ पर 2 गुफाएं पास पास में है। एक गुफा सीता बोंगरा तथा एक सीता लांगड़ा नाम की है, जो एक प्रक्षेपागार यानी नाट्यशाला थी। इसी के निकट दूसरी गुफा जोगीमारा की है। पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान समझा गया था, परंतु प्राप्त शिलालेख से के अनुसार ये वरुण देवता का मंदिर था और जैन धर्म का इसी कला पर प्रभाव पड़ा था। वरुण देवता की सेवा में सुतनुका नाम देवदासी रहती थी। यह देवदासी रंगशाला के रूपदक्ष देवदीन पर प्रेमाशक्त थी। देवदीन की चेष्टाओं में उलझी सरल हृदया सुतनुका ने की नाट्यशाला के अधिकारियों के विरोध का कोपभाजन होना पड़ा और तत्पश्चात वियोग में अपना जीवन बिताना पड़ा। रूपदक्ष देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग को सीता बोंगरा की भित्ति पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित कर दिया। यूँ तो यह स्थल तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है, किंतु यहाँ पहुँचने हेतु बस या रेलगाड़ी का अभाव है, पर अन्य साधनों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। एक किंवदंती है, इन पहाड़ियों पर राम ने वनवास के कुछ वर्ष व्यतीत किए थे, इसीलिए यहाँ छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं। इन दोनों गुफाओं में भित्ति चित्रों के प्राचीनतम अवशेष देखे जा सकते हैं। 32 पेज नंबर। जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी, 6 फीट ऊंची, 10 बाई 6 बाई 6 फीट, जिसकी छत पर चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। चित्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि असली चित्रों के ऊपर सफ़ेद रंग पोतकर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का अपरिपक्व एवं अकुशल हाथों से प्रयास किया गया है। ऊपर से लगाए रंग तथा रेखाएं अलग दिखाई पड़ती हैं। छत भी इतनी नीची है कि इसे आसानी से हाथ से स्पर्श किया जा सकता है। 10 बाई 6 बाई 6 फीट की है, तो जाहिर सी बात है, और यही कारण कि बहुत से चित्र नष्ट हो गए हुए, यही कारण है इसका। आसानी से हाथ से कोई भी स्पर्श कर सकता है। यह द्वितीय स्तर वाली चित्रकारी कब हुई कहा नहीं जा सकता। हाँ, पुराने चित्रों को हम मौर्य काल के अप्रतिम उदाहरण मान सकते हैं। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इस गुफा के लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और यहाँ के चित्रों की शैली समकालीन भरहुत और सांची की मूर्तिकला से साम्यता रखती है। कुछ विद्वानों में इन गुफाओं एवं इनके विषयों को लेकर मतभेद है। डॉक्टर ब्लॉक ने इसे यूनानी बताया है, तो डॉक्टर राय कृष्णदास ने इसे जैन धर्म से संबंधित बताया है, और डॉक्टर श्री असित कुमार हल्दर ने रायगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों के विषय से मिलते जुलते माना है। तो मतभेद है। अब बात आती है, सन 1914 में असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। आपने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया। प्रथम खंड, इस चित्र में कुछ पुरुष आकृतियां हैं जिनमें केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है, बाईं ओर नर्तकियां एवं संगीतज्ञ हैं, दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी और अलंकारित रेखाओं में नदी और मछलीनुमा विशाल आकृति है, जो मगरमच्छ भी हो सकता है, जो संभवतः पौराणिक गजग्रह कथा का ही चित्रण हो। द्वितीय खंड, एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं।
वृक्ष की टहनियों का कुछ ही की पत्तियां बची हैं जो लाल रंग से अंकित हैं। एक मोटा तथा सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित है। तृतीय खंड चित्रों में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं तथा एक बगीचा दृश्य अंकित है। लाल रंग की कुमुदनी लिली जिसको कहते हैं, इसके फूल पुष्प पर युगल स्त्री पुरुष नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं जो लाल रंग से चित्रित है। चतुर्थ खंड इस चित्र में छोटे छोटे बौने व्यक्ति अंकित हैं। एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। बौनों का अंकन भारतीय चित्रों एवं मूर्तियों में अपना पृथक महत्व रखता है। प्राचीन साहित्य के अनुसार इस प्रकार के बौने व्यक्ति राज परिवारों से हास्य विलास के लिए नियुक्त किए जाते थे। पांचवां खंड इस दृश्य में नृत्य में मग्न एक स्त्री है, संभवतः नर्तकी है। उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानवाकृतियां पालथी मारकर बैठी हैं। पलथी मारकर बैठना या पालथी मारे हुए बैठना। पालथी मारे एक नंगा व्यक्ति, साथ में कपड़े पहने 3 व्यक्ति खड़े हैं। बगल में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों से खींची जाने वाली छत्रधारी गाड़ी, एक हाथी और महावत है। फिर इसी प्रकार पुरुष चित्रित हैं। एक घर जिसमें चैत्य खिड़की एवं एक हाथी है। छठा खंड इस चित्र में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवां खंड कुछ लेखकों ने 7वें खंड के चित्रों को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ 8 चित्रों का वर्णन किया है। इस खंड के दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। श्री पर्सी ब्राउन के अनुसार इन चित्रों के किनारे पर अनेक प्रकार के आलेखन बने हुए हैं, जिनमें मछलियां, मकर तथा अन्य जीव जंतुओं का अंकन है। डॉक्टर ब्लॉक और विंसेंट स्मिथ ने इन्हीं चित्रों का वर्णन अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। केंद्र में एक वृक्ष के नीचे पुरुषाकृति बैठी है, जिसके पास नर्तकियां तथा गवैये बाईं ओर बैठे बनाए गए हैं। दाहिनी ओर एक जुलूस बनाया गया है जिसमें एक हाथी। दूसरा इस पैनल में कई पुरुष आकृतियां हैं। एक रथ का पहिया, चक्र और ज्यामितीय अलंकरण अभिप्राय के रूप में बनाए गए हैं। तीसरा पैनल इस पैनल के आधे भाग में केवल अस्पष्ट पुरुषों, घोड़ों और वस्त्रधारी पुरुषों के चिन्ह हैं। पैनल के दूसरे आधे भाग में एक वृक्ष है जिस पर एक चिड़िया बैठी है और नग्न लड़का उसकी शाखाओं में है। इस पेड़ के चारों ओर अनेक नग्न आकृतियां इकट्ठी हैं, जिनके सिर के बाल बाईं ओर कस के गांठ में बंधे हुए दिखाई गए हैं। इस पैनल के आधे भाग के ऊपर एक नग्न पुरुष आकृति पालथी मारे बैठी बनाई गई है और 3 वस्त्रधारी पुरुष खड़े हैं। इसी प्रकार के 2 अन्य बैठी आकृतियां तथा 1 और 3 खड़ी आकृतियां बनाई गई हैं। नीचे की ओर एक मकान है जिसमें नाल आकार की चैत्य जैसी खिड़की का प्रयोग है। इस मकान के सामने हाथी व 3 वस्त्रधारी पुरुष खड़े हैं। दल के पास 3 घोड़ों का रथ है जिसमें छत्र लगा है और दूसरा हाथी एक महावत सहित खड़ा है। इस पैनल के दूसरे आधे भाग में भी इसी प्रकार की आकृतियां हैं। तो जोगीमारा चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, आइए जानते हैं। जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में बौनों जैसी आकृतियाँ सांची और भरहुत से मिलती जुलती, इसी कारण विंसेंट स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले का माना है। दूसरी बात विशेषता के रूप में जोगीमारा की गुफाओं में प्रायः सफ़ेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, काले तथा हरे मायरोबालन नामक फल से तैयार किया रंगों का ही प्रयोग किया है। कहीं कहीं पीले खनिज रंग का प्रयोग भी मिलता है। प्रायः गहरे लाल रंग की रेखाओं द्वारा चित्र एक दूसरे से पृथक किए गए हैं।
पीले रंग का प्रयोग हाशियों में किया गया है। आँखें सफ़ेद रंग व बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों में रंग भरने के लिए किसी घास की तूलिका का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता, चित्रों का धरातल सपाट नहीं है। कहीं कहीं खुरदरी दीवार पर बिना कोई पलस्तर चढ़ाए चित्र अंकित कर दिए गए हैं, तो कहीं चूने का बहुत हल्का पलस्तर है। चौथी बात, मूल चित्र के दबे होने से इसके असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पाया। पांचवा, संयोजन में सम्मुख नियम फ्रंटेलिटी का निर्वाह किया है। चित्रित विषय बड़े ही सुंदर हैं और तत्कालीन समाज के मनोविनोद का दिग्दर्शन कराते हैं। छठवां, असली चित्रों में से झांकती रेखाएं लय तथा गति से आविर्भूत हैं। असली चित्रों से झांकती रेखाएं लय तथा गति से आविर्भूत हैं। सातवां, दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं, जिन पर काले रंग की रेखाओं से रेखांकन है। अब बात आएगी साहित्य में चित्रकला, पेज नंबर 34। साहित्य में चित्रकला के हम कैसे लक्षण देखेंगे, ये अगले वीडियो में होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।